नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके क्लास 10th का जो लास्ट जो आपका पेपर बचा है हिंदी का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ में हम देखेंगे कौन कौन से इसके जो पद और गद्य भाग में से कौन से महत्वपूर्ण जो आपके पैराग्राफ है जो आपको व्याख्या के लिए पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे और साथ में हम पहले देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर भी महत्वपूर्ण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है आपको मैं बता देता हूं, आंसर आपको गाइड में मिल जाएंगे आपके, लेकिन इतने आंसर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो आप आंसर अपनी गाइड में देखेंगे तो लगभग सारे आपके मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आपको जो चैप्टर है उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। अगर आप इन प्रश्नों का भी अध्ययन करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के बेस पे आप नहीं जाएं, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप और भी अदर चीजें भी पढ़कर जाना है। तो चलिए बात करते हैं, जो पहला प्रश्न है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, यानी आपको ये प्रश्न इसका क्या उत्तर है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, मतलब उनको क्या क्या उलाहने दिए, कौन कौन बातों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। चौथा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राज्य का धर्म क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए, उसकी क्या विशेषताएं थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उसको परास्त कर दिया व्यंग्य के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, यानी अपने अनुसार आप कौन कौन से तर्क थे, यानी उन्होंने क्या तर्क दिया, आप अपने अनुसार क्या तर्क दे सकते हैं। राजधर्म तो यह, इस कथन के माध्यम से सूरदास ने किस जीवन सत्य का बोध कराया है, इसके बारे में आपको लिखना है। सूरदास के पदों को सरसता एवं भावुकता के साथ वैदिकता भी है, स्पष्ट कीजिए किस तरह से है। महाकवि सूरदास का परिचय संक्षेप में दीजिए, आपको कवि परिचय सूरदास का आपको अच्छे से याद करना है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए, इस प्रश्न का आपको महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपका सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। प्रश्न इस तरह का भी आपसे पूछा जा सकता है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा को क्या क्या विशेषताएं बताई, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन से अपने विचार क्या है, इस बात का मतलब क्या है, अपने विचार लिखने हैं। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषता, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्रोध पर विनायक और महंगे का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। पाठ आपका जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम की स्व भावगत विशेषताएं बताइए, स्व भावगत विशेषताएं क्या थी वो आपको बतानी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम के प्रभाव की प्रशंसा व्यक्त हुई है, इसको आपको बताना है। देखिएगा ये प्रश्न आप अच्छी से तैयार कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इनसे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इनको अच्छी तरह एक बार रिवाइज कर लें, अच्छी तरह इनको देख लें, एक बार अच्छी तरह इनकी रीडिंग लगा लें। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। मुरझा कर गिर रही पत्तियां क्या संदेश देती है, आपको इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताना है। देखो यह गागर रीति, गागर रीति में कवि का क्या अभिप्राय है, कवि किस विडंबना को मानता है और क्यों, ये साथ में ही है, इसके ध्यान रखना। आत्मकथा कविता का सार बताइए, देखो इस तरह का भी प्रश्न आपको कई बार पूछा जाता है, जो आपको कविता होती है उसका सार पूछ लिया जाता है, अपने शब्दों में लिखिए, या इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। अगला है, कविता में बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है, उस कविता में बादल के क्या क्या अर्थ हैं वो आपको बताना है। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता को क्यों नहीं हट रही है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है, आपको ये प्रश्न बताना है, उत्तर बताना है इसका। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए, कौन कौन से परिवर्तन आपको होली के समय दिखाई देते हैं इस चैप्टर के अनुसार वो आपको बताने हैं। उत्साह कविता का प्रतिपाद लिखिए, यानी इसको भी आपको क्या करना है, इसको परिचय लिखना है, इसका शॉर्ट में लिखनी है जो कविता है। अट नहीं रही कविता का मूल भाव क्या है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में वर्णित कवि के केंद्रीय चेतना का प्रकाश डालिए, यानी
क्या वो केंद्रित करना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। नेक्स्ट जो पर्सन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय जीवन चरित्र का प्रकाश डालिए, यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनके बारे में आपको बताना है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, आपको बताना है। कवि के अनुसार फसल क्या है, फसल के बारे में बताना है। कवि ने फसल किसे कहा है वो आपको बताना है। नेक्स्ट पर्सन है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कैसे, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। फसल कविता का प्रतिघात लिखिए, फसल कविता को लिखना है। यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, दोबारा से पर्सन आ गया है वही आपको उसी तरह का। फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, मृग तृष्णा किसके लिए प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। कवि गिरिराज कुमार माथुर ने छाया छूना मत कविता में क्या संदेश दिया है, इस कविता में इन्होंने क्या संदेश दिया है वो आपको बताना है। छाया मत छूना कविता का सार संदेश को स्पष्ट करना है। कवि गिरजाराम कुमार माथुर का जीवन परिचय संक्षेप में दीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है आपको। मैंने जैसा कि आपने पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, ट्रिक के अनुसार सभी जो कवि और लेखक है उनका जीवन परिचय, उनका परिचय आपने अच्छे से देख लिया होगा, नहीं तो वो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो। नेक्स्ट है अपने विचार में माँ का ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना, ये ऐसा क्यों कहा गया है आपको ये बताना है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी आपको बताना है। कन्यादान कविता में प्रस्तुत सीख को विस्तार से समझाइए। और पान वाले एक रेखा चित्र, ये तो नहीं है आपका महत्वपूर्ण इतना पर्सन, आप इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश में निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं, आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं ये आपको बताना है, करेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। देश प्रेम किस प्रकार प्रकट होता है नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर बताइए। और नेक्स्ट है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, ये भी आपको इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है मोह और प्रेम में अंतर होता है, क्या अंतर होता है वो बताना है। भगत के जीवन में किस घटना के आधार पर इस कथन का सत्य सिद्ध करेंगे। बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार कर रहा है, स्पष्ट कीजिए कैसे प्रहार कर रहा है आपको बताना है। भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह व प्रेम में अंतर समझाइए, ये पहले से भी प्रश्न है, इसी तरह भी पूछा जा सकता है, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। इस चैप्टर के आधार पर क्या क्या बाल गोविंद भगत को पाठ में हमें क्या संदेश मिल रहा है, इस बाल गोविंद जो चैप्टर है इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया वो आपको बताना है। भगत जी के गायन का कौन सा गुण आपको प्रभावित करता है, लेखक बाल गोविंद भगत के आधार पर क्या संदेश देते हैं, वो सेम ही चैप्टर है, ये चाहे ले लो और ये पर्सन एक जैसा ही है बिल्कुल। यशपाल के पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन को लखनवी अंदाज कहानी के आधार पर उदाहरण सहित आपको समझाना है। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है आपको बताना है। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस विषय पर व्यंग्य किया है और क्यों किया है ये आपको बताना है। इस आत्मकथा में लेखिका ने के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया ये आपको बताना है। लेखिका की अपने पिता के वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए, यानी अपने शब्दों में इसको लिखना है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बतानी है, किस प्रकार। नेक्स्ट है प्रोशीला अग्रवाल को जोशीली बातों का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शीला अग्रवाल की जोशीली बातों पर लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। एक कहानी यह भी को आपको अपने क्या संदेश देती है ये आपको लिखना है। लेखिका मन्नू भंडारी ने खंडित आत्मविश्वास को उनकी अध्यापिका द्वारा किस प्रकार उभारा गया
स्पष्ट कीजिए, यानी किस प्रकार उभारा गया स्पष्ट करना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में उनके कृतियों के बारे में बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है, सेनाई को सुशीलवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई, ये आपको बताना है। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व कौन सी विशेषताओं में आपको प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। किस तरह से थे। मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर भी बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे। और अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे और क्यों मांगते थे, ये आपको बताना है। और लास्ट प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश संक्षिप्त में लिखिए, ये आपको लिखने हैं। तो इन प्रश्नों का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, जो पहली बुक है क्षितिज उसके अंदर से। नेक्स्ट है आपकी कृति का, उसके अंदर से जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, मौलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री अपने खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसके बचपन की दुनिया में किस प्रकार भिन्न है। और बच्चे बचपन में निर्दोष और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, उदाहरण सहित ये बताना है। और माता का आंचल पाठ आपको बाल स्वभाव में कौन सी जानकारियां मिलती है, लिखिए, इससे क्या जानकारी हमें मिल रही है वो बताना है। नेक्स्ट चैप्टर है, जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना किस तरह उभर कर आई है, आपको लिखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी सभ्यता और वस्तुओं के प्रति भारतीयों की मोह व लेखक में क्या व्यंग्य किया है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्य प्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया है, इसे स्पष्ट करना है। और लास्ट है, गंतोक को मेहनतक बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, मेहनत कक्ष बादशाहों को कहा जाता है। लास्ट जिसको चैप्टर है उसके अंदर है, गंतोक को मेहनत कक्ष बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ये वापस ये चैप्टर इस चैप्टर का है, वो ध्यान रखना है। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों को चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए। और प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई ये बताना है। और कटाओं के प्रति सौंदर्य का सैलानियों का कैसे आनंद लिया ये बताना है। तो ये थे आपके दोनों बुकों के जो क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद में देख लीजिएगा कौन कौन से आपके जो दोहे हैं, पद्य हैं, जो आपके लिए व्याख्या के लिए पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला दोहा है ये जो आपके फर्स्ट चैप्टर में से, दूसरा है, आप जल्दी से देख लीजिएगा, इसको पढ़ने में अगर मैं बताऊंगा तो बहुत समय मिलेगा। और आपको ये जो पीडीएफ है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप एक एक दोहा, प्रश्न उत्तर सब देख सकते हैं। इसको देख लीजिएगा कौन कौन से दोहे हैं, महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इनको व्याख्या के लिए आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से चैप्टर में से और कौन सा दोहा है महत्वपूर्ण है, वो आप देखते रहिएगा जल्दी से। ये चौथा पैरा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें अपने पांचवे की, तो पांचवा और छठा देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से देख लीजिएगा कौन से चैप्टर में से हैं, आप अच्छे से इसको टिक लगा लीजिएगा जल्दी से अपनी बुक्स के अंदर से कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करेंगे सातवें और आठवें की, तो ये सातवां देख लीजिएगा पहले, फिर आठवां देखते हैं। सातवां पैरा है, छोटे से जीवन की लेके और मेरी मौन व्यवस्था तक, और आठवां जो है, तुम्हारी यह दंतुक मुस्कान से लेके और यहाँ तक बांस था कि बबूल, यहां तक आपको लगाना है नौवां पैरा। और नौवां पैरा है, छाया मत छूना, जो है वहां से ये पूरा यहां तक, और लास्ट जो हमारा है वो है इसी चैप्टर में से ही यहां तक। तो ये आपके 10 पद हैं, अगर आप इन 10 पदों को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसमें से व्याख्या देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं जो गद्यांश है आपके पूछे जाएंगे, उसके अंदर भी व्याख्या जो आएगी वो महत्वपूर्ण है। इसके अंदर से देख लीजिएगा जल्दी से, ये चैप्टर में से आपके जो पहले चैप्टर में से जल्दी से देखते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
तो ये इसका दूसरा जो पद है, गद्य है, वो देख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तीसरा, जो ये है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना जो है, वहां उस चैप्टर में से। नेक्स्ट है ये चौथा जो पैरा आपको दिया गया है, इसका ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पांचवा ये देख लीजिएगा, यहां से नवाब साहब ने सत्तरसन आंखों के नमक मिर्ची में संयोग से चमत्कारी खीरे की फाका की ओर देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। छठा जो है शायद अचेतन की किसी पर्त के नीचे दबी इसी हीन भावना, यहाँ छठा। और सातवां ये है उस जमाने के घर दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा, आप पहले इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये आपका 8वां पैरा है। इनको आप अच्छे से एक बार रीडिंग मतलब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आपने कर रखा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ जो आपको बताए गए हैं। ये 10वां जो है आपके गद्य में से वह काशी जो पुराना बालाजी, ये काशी के मंदिर वाला आयोजक। नेक्स्ट है हमारा 12वां, जो ये थे आपके पूरे गद्य में से जो आपके पैराग्राफ है, पूछे जा सकते हैं। व्याख्या के लिए 100% व्याख्या जो करनी है आपको, 4 नंबर का आपको जो पर्सन आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके में आपको पर्सन उत्तर और ये आप पैरा पद्य और गद्य कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में इनमें से देखने को मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। और इसके जो सारे आंसर है आपको गाइड में मिल जाएंगे, गाइड में आप देख सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपका टारगेट फिर से मैं कह रहा हूं बड़ा है, तो इनके अलावा भी आप पढ़कर जाइए, सिर्फ इन्हीं प्रश्नों पर डिपेंड होके न जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके ग्रामर के, निबंध के कौन सा पत्र, कौन सा विज्ञापन महत्वपूर्ण है और ग्रामर का जो भाग कौन सा महत्वपूर्ण है उसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।